हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है ज़िंदगी के लिए मौत से लड़ने की कहानी। बात है 13 अक्टूबर 1972 की, उरुग्वे की रग्बी टीम की, जिसका मैच चिली की टीम से था। उरुग्वे के रग्बी टीम के मैनेजर ने चार्टर्ड प्लेन बुक करा लिया। 12 अक्टूबर को 19 प्लेयर, मैनेजर और कुछ दोस्त और 5 क्रू मेंबर, कुल मिलाकर 40 पैसेंजर प्लेन में सवार होकर उरुग्वे के मोंटेविडियो एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। लेकिन मौसम की खराबी की वजह से इस प्लेन को चिली के बजाय अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में उतारना पड़ता है। अगले दिन मौसम थोड़ा ठीक होता है और प्लेन को चिली के लिए उड़ाया जाता है। उन्हें सैंटियागो जाना था। मौसम अभी भी साफ नहीं था। एक एंडीज पहाड़ी पड़ती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, एक तरह से बर्फ का ग्लेशियर थी। हालांकि प्लेन के पायलट को इस पहाड़ी से 29 बार उड़ाने का तजुर्बा था। उन्होंने को पायलट को प्लेन उड़ाने को दिया। पायलट को पहली बार इस पहाड़ी पर प्लेन उड़ाने का तजुर्बा हुआ। उसने सोचा कि वो सैंटियागो आ गए हैं और मैसेज भेजता है कि आप हमें रनवे बताएं किस नंबर पर लैंड करना है। मगर इधर सैंटियागो एसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। ये हैरान होता है कि प्लेन दिख नहीं रहा और ये उतरने की जगह मांग रहा है। इधर को पायलट को धुंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा रनवे आ गया है और वो प्लेन को नीचे करने लगता है। इस चक्कर में प्लेन एंडीज की चोटी से टकराता है। ये प्लेन का पिछला हिस्सा था और पिछला हिस्सा टूटकर गिर जाता है, जिसमें 5 लोग नीचे गिर जाते हैं, जिसमें 2 क्रू मेंबर और 3 पैसेंजर थे। इतनी ऊंची पहाड़ी पर गिरने के बाद उनकी मौत पक्की थी। प्लेन में बारी बारी से दोनों पर टकराते हैं और प्लेन का आधा हो जाता है और आखिर में पहाड़ी से प्लेन की नोज टकराती है। ये कॉकपिट का वो हिस्सा था जहां पायलट होते हैं। अब तक प्लेन बर्फ में घसीटते हुए रुक गया। एक मौत का सैलाब आया था और गुजर गया। थोड़ी देर में वो सबको होश आता है। तब तक 12 लोग मर चुके थे। बाहर जबरदस्त तूफान, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जब लोग कॉकपिट के पास जाते हैं तो वहाँ पायलट की मौत हो चुकी होती है और को पायलट तड़प रहा होता है। उसने कहा कि मुझे गोली मार दो क्योंकि ये दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर वो प्लेयर थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर को पायलट की मौत हो गई। प्लेन क्रैश को दूसरा दिन था और इस दिन भी जख्मी लोगों में से 5 लोग और मर जाते हैं। अब 38 लोग बचते हैं। इधर प्लेन का राडार टूटा तो प्लेन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन ज़्यादा धुंध और ठंड की वजह से जल्दी लौट कर वापस आ जाते हैं। अगले दिन करीब 11 प्लेनों को भेजा जाता है। इत्तेफाक से जहां प्लेन का मलबा गिरा था, ऊपर से एक प्लेन गुजरता तो है, मगर सफ़ेदी और बर्फ़ की वजह से वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला। इस बीच कई बार उस प्लेन के मलबे के ऊपर से प्लेन गुजरे हैं, लेकिन किसी को दिखाई ही नहीं दिया नीचे। उन्होंने लिपस्टिक से हेल्प लिखने की कोशिश भी की, लेकिन लिपस्टिक कम पड़ गई और हेल्प लिखा ही नहीं जा सका पूरी तरह से। फिर शुरू हुई मौत के साए में जीने की जंग। इसमें से 2 मेडिकल के स्टूडेंट थे। वो अपने साथ कुछ मेडिकल किट लेके आए थे और साथ में प्लेन में भी मेडिकल किट होता है। प्लेन में लमसम सब चोट लगी हुई थी सबको, तो उनकी पट्टी दवाई करी गई। इधर चारों तरफ का तापमान माइनस था। इन्होंने हिम्मत की और आधे टूटे प्लेन को सीट की कवर से ढका। प्लेन के टूटे पार्ट से और सामान लेके आए जो उनके काम का था, और उन्होंने उसी टूटे हुए प्लेन को उस लायक थोड़ा सा कर लिया कि ठंडी हवा या बर्फ़ से उनको कम से कम नुकसान पहुंचे। क्योंकि चारों ओर सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ थे और कुछ खाने पीने की चीज़ मिलने का सवाल ही नहीं था, तो प्लेन में जो था वो उन्होंने अपने साथ रख लिया। इधर 8वें दिन सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया और ये सोच लिया गया कि सभी लोग मर चुके हैं, और 9वें दिन एक और मौत हो गई। अब 27 लोग बचे। खाने के लिए थोड़ा ही सामान था, जिसमें से 8 चॉकलेट के टीन, 3 जैम, एक मसल का बड़ा टीन, खजूर, कैंडी, ड्राई फ्रूट और कई बोतल वाइन थी।
और थोड़ा पानी था। खाने की चीज़ें कम थी और लोग ज़्यादा थे। ये खाने की चीज़ें सभी 27 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया गया। आप यूँ समझ सकते हैं कि एक खजूर एक आदमी 3 दिन खा सकता था। पानी के लिए बाहर से बर्फ़ लाकर उसे पिघलाकर वाइन की बोतल में भर लिया जाता पीने के लिए। लेकिन कब तक? 11वें दिन एक ट्रांसमीटर रेडियो पड़ा मिला जो कुछ ख़राब था। उन्होंने उसे बनाया मगर उसमें ये से खबर आ रही थी कि सरकार की तरफ से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। अब उनकी रही सही कसर भी टूट गई थी। ये खबर नैंडो पेंडो ने सुनी तो उसने कहा कि ये गुड न्यूज़ है, सर्च ऑपरेशन बंद हो गया क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि हम मर गए हैं। तो उसके साथ ही गुस्सा जाते हैं और कहते हैं ये कैसे गुड न्यूज़ हुई। इस पर नैंडो ये बोलता है, अब हमें अपने ज़िंदा रहने के लिए खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे लिए कोई आसमानी ताकत नहीं आएगी हमें बचाने। इधर खाने का सामान ख़त्म हो रहा था। अब भूख से लोग सीट के फार्म खाने लगे। इससे भी उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। लोगों को पेट में दर्द, उल्टियाँ होने लगीं। 29 अक्टूबर को एक बर्फीला तूफान फिर आता है और 8 लोगों की और मौत हो जाती है। उन्होंने सब लाशें प्लेन के बाहर डाल दी थी जो बर्फ़ की वजह से एकदम सही सलामत थी। फिर सब आपस में बैठकर बातें करते हैं कि इतने दिन हो गए हैं और फिर अब खाने का सामान भी ख़त्म हो गया है। अब हम क्या खाएंगे और कैसे ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि इधर चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। कोई हरियाली का नाम नहीं था। क्या खाते? फिर सब मिलकर एक फ़ैसला लेते हैं, ज़िंदा रहना है और यहाँ से निकलना है तो ये तो करना ही होगा। यानी जो मर गए हैं उन्हें खाकर ज़िंदा रहना होगा। ये सब सोचने में ही अजीब लगता है, लेकिन ये सब उनके ऊपर गुजर रही थी। उनके दिल कह रहे थे कैसे, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको कैसे खा सकते हैं। मगर दिमाग कह रहा था नहीं खाओगे तो मर जाओगे। दिल और दिमाग की जंग में आखिर जीत दिमाग की ही होती है। फिर उन लोगों ने जहाज़ के शीशे तोड़े जिससे काटने का काम लिया जा सके। फिर उन्होंने एक लाश को काट कर खाया और धीरे धीरे जो प्लेन से बीमार थे उन्होंने खुद अपनी खुशी से कहा कि जब हम मर जाएं तो आप लोग हमें खा सकते हैं। 34वें दिन एक मौत और हो जाती है। फिर 37वें दिन भी एक और मौत हो जाती है। 60वें दिन एक और मौत होती है। अब सिर्फ 16 बचे थे और 29 लोगों की मौत हो चुकी थी। जो 16 बचे थे ये इनकी भी हालत कुछ सही नहीं थी। ये 2 महीने पहले 70-80 किलो के होंगे, लेकिन आज ये 30-38 किलो के भी नहीं रह गए थे। 60वें दिन 2 प्लेयर फैसला करते हैं कि अब हम यहाँ रहकर मौत का इंतज़ार नहीं कर सकते। ये 2 प्लेयर थे नैंडो और कैनेसा। दोनों ने प्लेन से निकलकर बाहर जाकर मदद लाने के लिए कोशिश की। जिस पहाड़ी पर थे उसकी ऊंचाई 11,000 फीट की थी, जहां से पहाड़ी दिखाई देती थी। विजडन नाम का आदमी भी तैयार हो गया और इन्होंने कुछ सामान इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि इनके पास स्केटिंग का कोई सामान नहीं था और बर्फ़ में हाथ पैर गलने का खतरा रहता है, आंखें ख़राब होने का खतरा रहता है। उन्होंने हवाई जहाज़ की सीट के कवर निकाले, एसी को ढांकने के लिए जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर कुशन डालकर ठंड से बचने के लिए सूट बनाए, गद्दे से जूते, जो मर गए थे उनके कपड़े निकाल कर एक आदमी ने 3-3 4-4 जीन्स पहनी और कुछ इंसानी मांस साथ रख लेते हैं और जहाज़ के टूटे हुए शीशे से आँख ढकने के लिए चश्मा बनाते हैं और चल देते हैं ज़िंदगी की खोज में। लेकिन 3 दिन में ये चलते रहते हैं, यहाँ सिवाय बर्फ़ के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये फ़ैसला करते हैं कि एक को वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि खाना ख़त्म हो रहा था और उन्हें ऊपर की ओर चढ़ना था, तो विजडन को वापस लौटा दिया जाता है। इतना चढ़ने पर उन्हें 3 दिन लग गए थे, मगर वापस आने में विजडन को 1 घंटा लगा, क्योंकि ये नीचे थे और अब नैंडो और कैनेसा आगे बढ़ते रहे और चलते चलते कई परेशानी, कई तूफ़ान आए। उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई और 8 दिन तक लगातार चलते रहे। फिर उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी और दोनों को आशा की किरण नज़र आई, क्योंकि यहाँ हरियाली थी। 10वें दिन ये 61 किलोमीटर तक का सफ़र करके इस पहाड़ी पर पहुँचे थे।
जहाँ उन्हें सबसे पहले 2 गाय दिखाई दी। दोनों खुश हो जाते हैं, मगर सामने एक नदी देखकर दोनों वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि वो नदी नहीं पार कर सकते थे। कुछ समय बाद उन्हें नदी के उस पार 3 इंसान दिखाई देते हैं। करीब 70 दिन बाद उन्होंने किसी इंसान को ऐसे देखा था। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर शोर मचाना शुरू किया। तीनों आदमी चूँकि घोड़े पे थे, तो इसलिए उन्होंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। जब वो थोड़ा और आगे जाने लगते हैं तो फिर ये लोग चिल्लाने लगते हैं। इसमें से एक आदमी पीछे पलटकर देख लेता है। बाहर से जब वो आदमी उनसे पूछता है कि क्या है, क्या बात है, तब वो उन्हें जब कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो नदी की शोर की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। तो वो आदमी उन्हें एक पेन और कॉपी फेंक कर देता है और बताता है, इसमें लिख दो। तब नैंडो उन्हें उस कॉपी में लिखकर बताता है कि ये वही खिलाड़ी हैं जो प्लेन हादसे का शिकार हुए थे। वैसे कुछ अभी भी जिंदा हैं और हमारी मदद करो। क्योंकि इस प्लेन हादसे के बारे में सब जानते थे, इसलिए वो आदमी उनसे और कुछ नहीं कहता, बस टुमारो कह के चला जाता है। अब सिर्फ एक रात का इंतज़ार करना था। एक रात के बाद थाने पुलिस और कमांडर आते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। फिर चिली की सरकार 3 हेलीकॉप्टर मंगवाकर उन्हें ढूंढने का मिशन चालू करती है। नैंडो और कैनेसा भी जगह की निशानदेही के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ थी और इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वो किधर से जाएंगे। रेस्क्यू टीम में 7 लोग थे। एक हेलीकॉप्टर में 7 लोग जिनकी ज़्यादा हालत ख़राब थी उन्हें बैठाया जाता है और टीम वहीं रुक जाती है। दूसरे दिन बाकी के लोगों को लाया जाता है। अब तक मीडिया में बात फैल चुकी थी कि 72 दिनों तक इन्होंने कैसे खुद को ज़िंदा रखा, इंसानी मांस खाकर। कुछ ने कहा ये नरभक्षी हैं, तो कुछ ने उनका समर्थन किया। उन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि हम में से हर एक ने एक समझौता किया था कि जब हम मरेंगे तो बाकी बचे हुए लोग हमारा मांस खा सकते हैं। अगर नैंडो और कैनेसा हिम्मत नहीं करते तो शायद ही वे लोग बच पाते। ये नैंडो और कैनेसा ही थे जिन्होंने आखिरी समय तक हार नहीं मानी। धन्यवाद।